अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोडायनामिक्स की शुरुआत की थी और आज हाइड्रोडायनामिक्स पर हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल के बाद में आपको इक्वेशन कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लियर होने वाला है। वो ये है कि अगर हम पाइप से पानी को कहीं पर पानी उड़ाते हैं पाइप से, अगर हम उस पाइप पर हमारा इस तरह से अंगूठा रख दें तो हम ये देखते हैं कि पानी की स्पीड बढ़ जाती है ना। जैसे अगर हम पानी कहीं पर उड़ाना चाहते हैं, अगर पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा तो हम क्या करते हैं, पाइप का जो सिरा होता है, जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वहाँ पर हमारे अंगूठे को हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो पाइप का जो फ्लो का जो लेंथ है, ठीक है, पानी की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और जहाँ पर हम पानी पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से पानी पहुँच जाता है। तो ऐसे क्यों होता है कि हम जब उसको दबा रहे हैं, दबाने से उसकी जो रफ्तार है वो ऐसे कैसे बढ़ जाती है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, आइए हम इसके आज के इस लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लोग समझते हैं। मान लो आपके पास में एक पाइप है इस तरह का, ठीक है, और इधर से इस पाइप को कहीं से नल लगा हुआ है और नल की मदद से इस पाइप में ऐसे पानी बह रहा है। ठीक है, ये हमारा पाइप है, इसमें से ऐसे पानी नीचे की जानिब बह रहा है ऐसे। ठीक है, इधर कहीं पर हमारा नल लगा है, हमने क्या किया, नल को शुरू किया। नल को शुरू करने की वजह से हमने देखा कि इसमें से पानी नीचे गिर रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया कि ये वाला जो हिस्सा है, मैंने पाइप को यहाँ से काट लिया। ठीक है, तो पाइप को काटने से क्या हुआ, काटने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लगाया, एक बीकर रखा। तो जो पानी पहले इधर जा रहा था, तो ये पाइप को यहाँ से काटने की वजह से क्या होगा, ये पानी यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पानी अभी एक कटे हुए जगह से गिरेगा और मेरे इस बीकर में गिरना शुरू हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन करता हूँ। मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि 1 मिनट में इसमें कितना पानी आया, तो मैंने ये देखा कि 1 मिनट में इसमें 5 लीटर पानी आया। कितना लीटर? 5 लीटर। जब इसको यहाँ से कट किया तो 1 मिनट में कितना पानी आया? 5 लीटर। मेरा स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन जो था, मैं आपको बताना भूल गया हूँ, स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन ये था कि जब तक ये पाइप नहीं कटा हुआ था तो मैं यहाँ से एक बीकर में पानी ले रहा था, तो मैंने ये देखा था कि उस बीकर में जब पानी आ रहा था वो भी 1 मिनट में 5 लीटर आ रहा था। कितना आ रहा था? 1 मिनट में 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने पाइप को कट किया तो हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा कि 1 मिनट में इस बीकर में कितना पानी आया? 5 लीटर। अब मैंने क्या किया, जो कपलिन होती है ना, कपलिन जो होता है वो 2 पाइप अगर टूटे हुए हैं, 2 अलग अलग पाइप है, तो उनको जोड़ने के लिए कपलिन का इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या किया, यहाँ से अब कपलिन लगा दिया। कपलिन लगाने के बाद में ये वाला हिस्सा हमारा कपलिन ऐसे इसमें लग गई। ठीक है, और हमने ये देख लिया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पर जो पानी है वो कितना है? 5 लीटर इस बीकर में। अब हमने इसको कपलिन से जोड़ दिया, पानी फिर से ऐसे बहने लगा। अब मैंने क्या किया, ये वाला एरिया आपका, ये वाला जो फर्स्ट जगह से हमने यहाँ से काटा था उसका हमने बोला A1। ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो क्या था? A1। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसे ना यहाँ से कट किया इस प्लेस से। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये ऐसे है। ठीक है, हम इसको ना A2 नाम देते थे। क्या नाम देते? A2। ओके, अब हमने क्या किया, जब इसको यहाँ से कट किया तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से इस बीकर में पानी गिरने लगा और इस बीकर में पानी यहाँ से गिरा तो हमने देखा कि 1 मिनट में इसमें जो है पानी इस बीकर में 5 लीटर जमा हो गया। कितने लीटर जमा हो गया? 5 लीटर। देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, जब पाइप कटा हुआ नहीं था तो हमने ये देखा यहाँ से जब पानी गिर रहा था तो 1 मिनट में 5 लीटर बीकर में गिरा था। फिर हमने इसको फर्स्ट यहाँ से कट किया, यहाँ से जब कट किया तो हमने ये देखा कि फिर से 1 मिनट में यहाँ पर 5 लीटर पानी गिरा और फिर हमने फिर से इसको यहाँ से कट किया, इसको कपलिंग से जोड़कर फिर से हमने थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन देखा कि 1 मिनट में यहाँ से कितना पानी गिरने लगा? 5 लीटर। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि जितना पानी हम नल में से छोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर गिर रहा है, कहीं पर भी पानी का लॉस नहीं हुआ। हमने अगर यहाँ से 5 लीटर पानी छोड़ा होगा तो यहाँ पर हमको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 5 लीटर पानी मिला। फिर हमने 1 मिनट में यहाँ से 5 लीटर पानी छोड़ा होगा तो हमको नुक्ता A1 पर भी 5 लीटर पानी मिला। फिर हमने यहाँ से अगर 5 लीटर पानी छोड़ा होगा 1 मिनट में तो हमको इस बीकर में भी कितना पानी मिला? 5 लीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना पानी आता है उतना पानी नीचे गिरता है, पानी का कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ। अगर पानी यहाँ रुक जाए, अगर पानी का मास यहाँ पर रुक जाए, पानी यहाँ पर रुक जाए तो पाइप तो फूलने लगाएगा और एक वक्त ये आएगा कि पाइप फट जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना पानी नल में से निकलता है उतना पानी बाहर इसके
पाइप के बाहर गिरता है। अगर पानी पाइप के अंदर समा जाए तो पाइप धीरे धीरे क्या होगा, फूल जाएगा और एक वक्त ही आएगा फूट जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जितना पानी आता है उतना पानी गिरता है, ठीक है, यानी कि जितना पानी आएगा उतना पानी हमको बाहर उसका आउटपुट मिलेगा, जितना इनपुट उतना आउटपुट। आगे आपको बात समझ में, इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि जितना पानी या जितना फ्लूइड आएगा, ठीक है, इक्वल टू उतना फ्लूइड मिलेगा, ठीक है। जितना फ्लूइड आएगा मतलब इस पाइप में जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड हमको मिलेगा, किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं होगा। तो ये तो एक जनरली मैंने आपको बात लिख के दिया हो कि जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड हमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब इसको क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि मास पर यूनिट टाइम, कितना मास पर यूनिट टाइम इक्वल टू होता है, यह है आपका इनपुट, ठीक है, मास इनपुट पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास आउटपुट पर यूनिट टाइम, ठीक है। मास इनपुट पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास इनपुट मास आउटपुट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में जितना पानी का मास आता है पर यूनिट टाइम में उतना ही पानी का मास बाहर जाता है। अगर मान लो यहाँ पर इस पानी का मास हमने यहाँ पर पानी का मास 5 kg पानी इसके अंदर डाला, ठीक है, तो हमको बाहर कितना मिलेगा 5 kg, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 6 kg डाला तो हमको बाहर कितना मिलेगा 6 kg, और कहाँ पर यूनिट टाइम, तो मास इंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास आउटपुट पर यूनिट टाइम, यह है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना मास आएगा उतना मास, जितना मास जाएगा उतना मास बाहर आएगा, जितना मास इनपुट होगा उतना ही मास हमको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम, यह इनपुट मास और यह है आउटपुट मास, जितना मास जाता है उतना मास बाहर आता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना फ्लूइड आएगा उतना ही फ्लूइड मिलेगा, जितना फ्लूइड पाइप के अंदर आएगा उतना ही फ्लूइड हमको पाइप के बाहर मिलेगा। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बताऊंगा। ये तो हमारी जनरल डायग्राम थी, मैं इसको इरेज भी इसको मिटा भी देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो मैंने आपको पहले आम जबान में समझा दिया हूँ। अब मैं इसको जिस तरह से आपकी किताब के अंदर दिया गया है उस तरह से समझा दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैं आपको एस.सी. वर्मा से करवा रहा हूँ, इसीलिए आप इसका रेफरेंस के लिए एस.सी. वर्मा यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे नोट्स आसानी से मिल जाते हैं तो आप मेरे नोट से भी रेफर कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, तो आइए हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। मान लो आपके पास में एक पाइप है, इस तरह का हमारे पास में एक पाइप है सॉरी, हाँ, इस तरह का हमारे पास में एक पाइप है। इधर से इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है और ये वाली साइड में एरिया इसका थोड़ा सा छोटा है। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से हमारे एक फ्लूइड को इनपुट किया, और जब हमने फ्लूइड को इनपुट किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v1 v1 इज अ इनपुट वेलोसिटी, ठीक है। और जब फ्लूइड बाहर निकला यहाँ से तो हमने देखा कि जो उसकी वेलोसिटी है v2 है। v1 इज अ इनपुट वेलोसिटी एंड v2 इज अ आउटपुट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो हमको बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, सुनिए। अब यह हुआ कि मैंने ना इसमें से फ्लूइड को बहाना शुरू किया, तो फ्लूइड इसमें से ऐसे जा रहा है, हमारा ये फ्लूइड ऐसे जा रहा है। हम मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो लेते हैं हर वक्त वाटर लेते हैं ना। हमने यहाँ पर v1 वेलोसिटी से हमारे फ्लूइड को इनपुट किया और v2 वेलोसिटी से उसको बाहर आउटपुट किया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया इस पाइप का, ये इसका एरिया A1, ठीक है। जिस वक्त मैंने इस साइड में, मतलब जहाँ पर एरिया बड़ा था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, तो उसी वक्त मैंने ये वाले हिस्से में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। मैं इसको कहता हूँ A1 डैश। क्या बोलता है इसको? A1 डैश, ठीक है। और ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ठीक है। यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A1 डैश। मतलब ये होगा कि यहाँ से भी फ्लूइड जाएगा और यहाँ से भी फ्लूइड जाएगा, इन दोनों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ वक्त बाद, ठीक है, मतलब डेल्टा टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टाइम में, एक स्मॉल टाइम है। स्मॉल टाइम के बाद में मैंने क्या किया, पानी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला लिया, इसको मैंने बोला A2।
तो जब मैं A2 का ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो उसी के साथ साथ में मैं इधर से गुजरने वाला और जो फ्लूइड है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने लिया A2 डैश। देखिए जिस वक्त मैं A1 का ऑब्जर्वेशन कर रहा था A1 की क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो मैं उसी वक्त A1 डैश का भी ऑब्जर्वेशन कर रहा था और फ्लूइड को मैं देख रहा था उसमें से कितना बह रहा है। जब मैं डेल्टा टी टाइम के बाद में मैंने A2 क्रॉस सेक्शन एरिया की स्टडी किया, तो उसी वक्त में मैंने क्या किया, A2 डैश क्रॉस सेक्शन एरिया की भी स्टडी किया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टाइम में A1 कहाँ पर पहुँच गया, A2 पर, और यहाँ पर भी डेल्टा टाइम में A1 डैश कहाँ पर पहुँच गया, A2 डैश पर। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो बात सभी को समझ में आती है। अब ज़रा हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए हम निकाल रहे हैं अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए उसको समझते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपको अभी बताया कि मास पर यूनिट टाइम इनपुट इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम आउटपुट। मतलब जितना मास जाता है पर यूनिट टाइम में उतना ही मास बाहर आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको m1 दे देते हैं, इसको m2। मतलब m1 इज अ इनपुट मास एंड m2 इज अ आउटपुट मास। ठीक है, डेल्टा टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि मास इंटर पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास लीव पर यूनिट टाइम, या मास इनपुट पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास आउटपुट पर यूनिट टाइम। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमको ना यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मास। मैं आपको समझाता हूँ मास कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कमियत बराबर होता है कसाफत ज़रा भजब, ये फार्मूला हम सभी को पता है। मास इक्वल टू होता है रो मल्टीप्लाई बाय वी। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से मास हमारे पास में, तो मैं क्या करूँगा, देखिए m इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, v इज़ अ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। इसका मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। L ज़रब b को क्या मैं a लिख सकता हूँ, बिल्कुल एरिया होता है, और यहाँ पर h हमारा क्या है, h इज़ अ हाइट। तो हाइट जो होता है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको m इक्वल टू रो a इंटू डिस्टेंस। मतलब हमारे पास में मास का क्या फार्मूला आ गया, मास का फार्मूला हमारे पास में आ गया रो ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब आइए हमारे इस इक्वेशन के ऊपर हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A1 डैश है और यहाँ पर A2 डैश है। ठीक है, अब जरा देखिए मास का फार्मूला क्या है हमारे पास में, m इक्वल टू रो ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो आप सभी को पता है डिस्टेंस जो होता है वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। या अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो ये क्या होता है, v इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना। तो हम यहाँ से d लिख सकते हैं, d क्या होता है, v मल्टीप्लाई बाय टी। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, आपको याद रखना है। तो हमारे पास में डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास में वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो हमारे पास में इनपुट वेलोसिटी कितनी थी, तो हमारे पास में इनपुट वेलोसिटी v1 थी। ठीक है, और हमारे पास में उस वक्त टाइम क्या था, तो आंसर है d इक्वल टू ये v1 हमारी इनपुट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या था हमारा dt। मतलब हमारे पास में डिस्टेंस कितना आ गया, v1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। तो मैं इनपुट, देखिए m1 क्या है, इनपुट मास है, तो मैं इनपुट मास के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा m1 इक्वल टू रो ए, अब ये ए नहीं रहेगा बल्कि A1 हो जाएगा। क्यों A1 हो जाएगा, क्योंकि इनपुट जब हमने यहाँ पर फ्लूइड को इनपुट किया था तो उस वक्त में एरिया क्या था, A1 था। तो हमने यहाँ पर A1 लिखा, हमारे पास में आ गया रो A1। उसी के साथ साथ में हमारे पास में डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में V1 क्या है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, याद रखना है, इंटू डेल्टा टी। ये आ गया हमारे पास में m1। क्या हम इसी तरह से m2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। m2 हमारे पास में क्या होगा, रो A2 V2 इंटू डेल्टा टी। देखिए M2 हमने ये वाले एरिया के लिए लिखा, क्या लिखा हमने, M2 इक्वल टू रो A2 V2 और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, मास इनपुट पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास आउटपुट पर यूनिट टाइम। तो इसी का इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m1 की जगह m1 रखो और m2 की जगह m2 रखो। तो m1 हमारे पास में क्या है, रो A1 V1 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, डेल्टा टी है, इक्वल टू m2 हमारे पास में क्या है, m2 हमारे पास में रो A2 V2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, देखिए डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, रो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इज इट क्लियर, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और इसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहा जाता है इसे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद रखिए यहाँ पर जो A है वो एरिया है
और जो v है वो वॉल्यूम नहीं है, वो वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। तो a1 v1 इक्वल टू क्या होगा? a2 v2। अच्छा, हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, वो क्या होगा? ये हो जाएगा av इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? av इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a1 v1 है, इधर a2 v2 है, मतलब av इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं इसको लिखूंगा मैं v इक्वल टू, देखिए अब ये a जो है नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा 1/a। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/a। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? अभी कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट नहीं हटेगा, ये आ गया हमारे पास में कांस्टेंट अपॉन a। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? कांस्टेंट अपॉन a। अब देखिए जो बात मैं आपको समझाने वाला वो बात यहाँ पर मैं समझा के देता हूँ कि v इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? v इक्वल टू हमारे पास में आ गया कांस्टेंट अपॉन a। कांस्टेंट यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास में v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में आप लोग परफॉर्म करते हैं लेकिन अभी कभी भी आपने गौर नहीं किया होगा, आज उसका मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको दे दिया। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पाइप का एरिया जितना कम करोगे उतनी तेजी से पानी आगे जाएगा। क्या ऐसा होता है कि हमारे एरिया के कम करने से हमारे पानी की स्पीड बढ़ जाती है? बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं? पाइप से पानी को छिप रहे थे बाहर, क्या हुआ कि हमारे पानी का जो फ्लो है वो बहुत कम है, इसीलिए पानी जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां पर नहीं पहुंचता। हम क्या करते हैं? उस पर हमारा ऐसा अंगूठा लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी स्पीड बहुत दूर जाती है, जो पानी की जो धार गिरती है वो बहुत दूर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कम किया? यहाँ पर हमने एरिया कम किया। तो एरिया कम करने से क्या हुआ? तो आंसर है एरिया कम करने से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो जो काम आप घर पे करते हो, आज मैंने आपको उसका मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया हो। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो एग्जामिनेशन में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हम हमारे घर में जब पानी किसी जगह छीपते हैं, अगर हमें उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो हम उसके एरिया को कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? ताकि हम जैसे एरिया को कम करेंगे तो उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार जो होगी बढ़ जाएंगी। तो आपको समझ में आ चुका है? ओके, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। एनर्जी possessed by a fluid in a steady flow. एनर्जी पोजेस बाय अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एनर्जी पोजेस बाय फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। ये टॉपिक एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एस सी वर्मा इसको बड़े अच्छे से मेंशन करते हैं, क्योंकि इस मालूमात की बिना पर जो हमारा आगे वाला जो बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन, हम उसको बड़े आसानी से समझ लेंगे अगर हमको ये वाली चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है हमको? एनर्जी पोजेस बाय फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हो क्या होता है। हाँ, तो हमको क्या करना है यहाँ पर? एनर्जी पोजेस बाय फ्लूइड, कि अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप से गुजरता है, जैसे हमारा पानी है वो पाइप से गुजर रहा है, तो उसके पास में कितनी एनर्जी होती है, ये हमको आज इसमें डिस्कस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जो 2 चीज़ें हमको पता है कि जब किसी पाइप से पानी गुजरता है तो उसके पास में 2 एनर्जी तो आप सभी को पता है। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी मदद से वो चलता है पानी, वो फ्लूइड हमारा मोशन करता है, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, और जब हम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में स्टोर्ड होती है तो उसी की मदद से हम उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 एनर्जी तो आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक तीसरी भी एनर्जी होती है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो आप सभी को पता है, तीसरी एनर्जी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, जो तीसरी एनर्जी है उसका नाम है प्रेशर एनर्जी। क्या नाम है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कहाँ से आती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है वर्क डन। क्या है? वर्क डन। मैं आपको प्रेशर एनर्जी कैसे होती है वो भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और लास्ट में जब हमारा काइनेटिक और पोटेंशियल मुकम्मल हो जाएगा फिर हम प्रेशर एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। आइए हमारा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में होता है ½ mv²। m इज अ मास एंड v इज अ वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अब मैं ना क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है, क्या है? वॉल्यूम है, याद रखिए। मैं ये लिख लेता हूँ इसको वॉल्यूम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास में क्या होता है? ½ mv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को मैं v लिखूंगा।
है ना। अब देखिए यहाँ पर m इज अ मास, v इज अ वेलोसिटी, फिर से हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय v, कमियत बराबर कसाफत ज़रब हजम, ये हमारे पास में कमियत है। इसका मतलब हम इसके एगो क्या लिख सकते हैं, कसाफत ज़रब हजम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे हाफ m के एगो क्या लिखना है, रो v, उसके बाद में v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय v, v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ रो v का स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका स्नैपशॉट निकालिए जल्दी से। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तीनों ले लेते हैं, फिर आपका स्नैपशॉट अपने इसको निकाल लेना। अब हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, डिवाइड किया मास से, मतलब पर यूनिट मास, डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो पर यूनिट वॉल्यूम। हम ले रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सभी को पता है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, क्या है यहाँ पर m मास है, m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, एक काम करते हैं, अभी m से m कैंसिल नहीं करते, हाँ m से m कैंसिल कर देते, हमारे पास में क्या बचा, 1/2 v का स्क्वायर, 1/2 v का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, v स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास में आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अच्छा थर्ड वाला लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट क्या होता है, तो वेट हमारे पास में mg होता है, m से m कैंसर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हाफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। इसका मतलब क्या है, यहाँ बचा v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट। इसका स्नैपशॉट निकालिए, इसको रखिए आपके पास में, जब मैं आपको बर्नौली इक्वेशन करूँगा वहाँ पर ये बहुत काम आने वाला है। स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे का करवा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, mgh। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh और वॉल्यूम हमारे पास में क्या है, v है। फिर से m हम जानते हैं m क्या होता है, रो v इंटू gh डिवाइडेड बाय v, v कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर रो gh, क्या बचेगा रो gh क्या है आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh डिवाइडेड बाय m। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर gh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है और वेट हमारे पास में क्या है, mg होता है, m कैंसिल, g कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ h। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट हमारे पास में क्या हुआ, h। स्नैपशॉट लीजिए। ओके, तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सभी को ऑलरेडी पता था, लेकिन अब जो मेन है वो क्या है, वो है हमारे पास में प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए सर इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो आंसर है फिजिक्स में एनर्जी कैलकुलेट करने का एक तरीका ये था कि हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसकी मदद से एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या है, हमारे पास में एक इस तरह का बीकर है। ठीक है, इसमें ना ऊपर से हमने फ्लूइड को डाला और यहाँ पर आपका एक पिस्टन लगाए A1। ठीक है, A1 एरिया का यहाँ पर पिस्टन लगाए। हमने क्या किया, इधर से पानी को डाला, तो पानी को डालने की वजह से क्या हुआ, पानी इस तरह से फ्लो होना शुरू हुआ और पानी ने इस पिस्टन पर अपना प्रेशर लगाया। क्या लगाया, प्रेशर। आप सभी को पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इस पिस्टन पर प्रेशर लगा, तो प्रेशर लगने की वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे आगे खिसक गया, ये A2 पर पहुंच गया। पहले कहाँ पर था, A1 पर, लेकिन इधर से प्रेशर लगने की वजह से कहाँ चल गया, A2 पर। और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने बोला इसमें डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, या dx नहीं बोलते हम इसको, x बोलते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, x। कब x डिस्प्लेसमेंट आया, जब इसके ऊपर क्या लगा, प्रेशर। अब ये प्रेशर लगने की वजह से जब ये इस A1 से A2 पर चले गया, तो इसका मतलब ये है कि इसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, इसने कुछ काम किया होगा और इस काम करने की वजह से ये A1 से कहाँ पर चल गया, A2 पर। इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है हमारे पास में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन हमारे पास में एज इट इज है। फोर्स हमारे पास में क्या है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू प्रेशर
इनटू ये है आपके पास में एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहीं पर अभी आपको करवाया हो कि एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, हाइट होता है, हाइट मतलब एच, मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट किसके बराबर होता है, तो आंसर है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो W इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, PV। P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम। वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, क्या है, वॉल्यूम है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अब आप सभी को पता है जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम जिस्म में तवानाई की शक्ल में जमा होता है। कौन सी तवानाई की शक्ल में जमा होता है, तो आंसर है तवानाई बिल कवा की शक्ल में जमा होता है। और उसी तवानाई बिल कवा को हम क्या बोलेंगे, उसी तवानाई बिल कवा को हम बोलेंगे एनर्जी, है ना। तो हमारे पास में एनर्जी क्या आ गई, फिर कौन सी एनर्जी, तो आंसर है ये काई की वजह से एनर्जी आई, प्रेशर लगने की वजह से एनर्जी आई। तो फिर हम इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, तो हम इस एनर्जी को बोलेंगे प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। क्योंकि वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि कौन सी एनर्जी लगी, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास में प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। किसके बराबर है, प्रेशर एनर्जी P इंटू वी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में एनर्जी का फार्मूला आ गया P इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकालेंगे, ठीक है। इसका स्नैपशॉट लीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्रेशर एनर्जी। पी को पोटेंशियल एनर्जी मत समझना, ये है क्या आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट। सबसे पहले क्या निकालते थे हम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी का फार्मूला क्या है आपके पास में, PV है, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास में क्या ऑलरेडी V है। ये जो V है, V क्या थी, मैंने आपको बताया था, V इज अ वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में P। फिर हम क्या निकालेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। तो ये हो जाएगा आपका PV डिवाइडेड बाय M, है ना। देखिए अब यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, तो हम जानते हैं M इक्वल टू रो V होता है ना। अगर हम यहाँ से V निकालना चाहे तो V हमारे पास में क्या होगा, M अपॉन रो। इसका मतलब क्या होगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं P एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और V किसके जगह क्या हो जाएगा, M इंटू रो डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या M से M कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, P अपॉन रो, P अपॉन रो। ये P अपॉन रो क्या है, तो जो आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये है आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और ये आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर। अच्छा, हम इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, PV अपॉन V, है ना। तो V हमारे पास में क्या होता है, V हमारे पास में अभी मैंने आपको बताया P इक्वल टू क्या होगा आपके पास में M अपॉन रो डिवाइडेड बाय V। V इज अ वॉल्यूम, ओके। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये बचा हमारे पास में PM अपॉन रो V, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। अब तीसरा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। प्रेशर एनर्जी हमारे पास में क्या है, PV है डिवाइडेड बाय वेट हमारे पास में क्या है, mg है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास में इक्वेशन क्या आ चुकी है, PV अपॉन mg। PV अपॉन mg क्या है, तो PV अपॉन mg जो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। क्या हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर PV है, ठीक है। तो V को हम क्या लिखेंगे, V को हम लिखेंगे, देखिए M अपॉन रो डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, mg। M कैंसल, मतलब क्या बचा हमारे पास में, बचा P अपॉन रो जी। P अपॉन रो जी क्या है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कैलकुलेट भी किया। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा एनर्जी पॉजेस बाय फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। अगर कोई स्टेडी फ्लो हो रहा है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है अगर से, तो वहाँ पर एनर्जी कौन कौन सी होंगी फ्लूइड के पास में, तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है। उसके बाद में हमने देखा तीसरी वाली एनर्जी जिसका नाम है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कब आती है, जब प्रेशर लगता है, उसकी वजह से वर्क डन होता है, और उसकी वजह से हमारे पास में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट। फिर हमने प्रेशर एनर्जी निकाला। प्रेशर एनर्जी किसके बराबर आ गई थी, PV के, P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम। फिर हमने क्या किया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वेट। तो आज का लेक्चर हमारा यही मुकम्मल होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन करेंगे जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशंस, ठीक है। तो उसका वेट कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।